हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें फ़र्क ये है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट को ही चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे एंजाइटी है या डिस्टॉर्टेड बिलीव्स हैं, कुछ एक एस्पेक्ट है जिस पे इफ़ेक्ट आता है उसका। लेकिन जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं इसके केस में पूरा ही लाइफ टाइम एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पर्सनालिटी ही उस टाइप की डेवलप हो जाती है जिसको फिर चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिसऑर्डर तो समझ लो आप एक टाइप की, जैसे कोई डिसीज़ है जिसको हम क्योर कर सकते हैं या धीरे धीरे उसकी थेरेपी चलती रहती है, क्योर होता रहता है या धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में प्रॉब्लम ये है कि पर्सनालिटी ही अगर किसी की वैसी बन चुकी है तो उसको टोटली चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो या उसको एडजस्ट करने में हेल्प कर सकते हो, लेकिन एकदम किसी को बदल देना, किसी की पर्सनालिटी थोड़ा मुश्किल होता है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स थोड़ा सा लाइफ टाइम तक ज़्यादा ही होते हैं, लंबे होते हैं और एडजस्टमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और a person has an excessively rigid maladaptive pattern of behavior। रिजिड का मतलब बहुत ज़िद्दी और स्टबन टाइप का बिहेवियर हो जाता है। जैसे वो सुनेंगे नहीं किसी और की, या वो उनको लगेगा वो जो कर रहे हैं वो ही सही है। और दूसरा मैल अडेप्टिव का मतलब ये है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाते अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ। वो अपने जो बिलीव्स हैं उन्हीं को वो स्ट्रिक्टली मान के चलते हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ साथ बदलते नहीं हैं। This rigidity and inability to adapt to social demands and life changes make it very difficult for the individual with a personality disorder to fit in with others। तो अगर आप सोशल डिमांड्स के साथ अपने आप को चेंज नहीं करोगे, आपके रिलेशनशिप्स नहीं बन पाएंगे, आप दूसरों के साथ फिट इन नहीं होगे, ग्रुप्स नहीं बना पाओगे क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर नहीं मॉडिफाई करोगे। तो इस तरह से इनको सोशली रिलेशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तो ये रिजिड बहुत होते हैं और दूसरा ये चेंज नहीं होना चाहते, अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस नहीं लेके आना चाहते। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि DSM-4 के अकॉर्डिंग इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को 3 कैटेगरीज में किया गया था डिवाइड। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो तीनों कैटेगरीज। और इसमें आपको एक चीज़ ऑड सी मिलेगी कि ये थोड़े से जिनके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होता है ना, वो थोड़ा उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। वो नॉर्मल बिहेव, थोड़ा इराटिक सा बिहेव करते हैं, मतलब अजीब सा बिहेव करते हैं। और उनके अंदर आपको इमोशंस भी कम मिलेगी, इतना ज़्यादा सिंपथाइज नहीं करते हैं लोगों के साथ। और थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। तो पहले तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एंटी सोशल मतलब क्या हुआ कि जो सोसाइटी के अगेंस्ट होके जो चलते हैं हमेशा। एंटी सोशल जो सोसाइटी के रूल्स है उससे एंटी रहते हैं हमेशा। तो बेसिकली एक लिटरल वर्ड जो यहाँ पे आ रहा है, अगेंस्ट सोसाइटी, द एंटी सोशल पर्सन समटाइम्स कॉल्ड एज सोशियोपैथ। सो देर इज अ वर्ड कॉल्ड सोशियोपैथ विच सेज, सोशियोपैथ मतलब पैथोलॉजी से पैथ आया है। पैथोलॉजी का मतलब होता है कोई बीमारी होना, कोई प्रॉब्लम होना, कोई डिसीज। एंड सोशियो इज फ्रॉम सोशल। तो अगर सोशली अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सोशियोपैथ बोलेंगे। तो बेसिकली इनके क्या होते हैं वो, इन लोगों के ट्रेट्स क्या होते हैं, जैसे ये लोग ज़्यादातर ब्रेक करते हैं लॉ, मतलब लॉ के अगेंस्ट जाना, रूल्स को डिसोबे करना, झूठ बोलना, दूसरे लोगों के राइट्स को या उनकी फीलिंग्स को डैमेज करना, हर्ट करना। तो इस टाइप से ये हमेशा एंटी सोशल काम ही करते हैं। तो द पर्सन विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी सीम्स टू हैव नो रियल कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है, जैसे जिसको गिल्ट फीलिंग होती है। जैसे हम लोग कभी किसी को कुछ गलत बोल देते हैं या किसी के ऊपर गलती से कुछ ज़्यादा बोल देते हैं तो हमें बाद में थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग होती है, हमें लगता है कि हमें जाके सॉरी बोलना चाहिए या हमने कुछ गलत कर दिया। तो एक हमें अंदर गिल्ट फीलिंग जो आती है वो सोशियोपैथ के अंदर नहीं आती है कि मॉरली रॉन्ग किया उन्होंने कुछ। एंड पीपल विद दिस डिसऑर्डर टिपिकली फील नो रिमोर्स। रिमोर्स मतलब उनको कोई बाद में भी फर्क नहीं पड़ेगा और उन्हें पता भी चल जाएगा कि उनके झूठ बोलने की वजह से किसी के साथ बहुत गलत हो गया या उनकी
किसी के घर में चोरी करने की वजह से या किसी का मर्डर करने की वजह से भी उनके घर डिस्ट्रॉय, जिसके घर का वो मर्डर करके आए हैं उस बंदे का, उसके घर में बाकी सारे लोग जो हैं उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो ये सब जानने के बाद भी एक सोशियोपैथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सोशियोपैथ का, जैसे हम लोग जब जनरली सोशियोपैथ हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जब हम सुनते हैं तो एक वर्ड आता है जो कि हम लोग वेब सीरीज़ वगैरह में जनरली हम देखते हैं, सीरियल किलर्स दिखाते हैं जो लोगों को अपने खुशी के लिए लोगों को तंग करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको थ्रिलिंग सा लगता है, उनको गिल्ट भी फील नहीं होता। लेकिन सीरियल किलर सोशियोपैथ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही सोशियोपैथ सीरियल किलर्स होंगे या किलर्स होंगे। उनको ज़रूरी नहीं है कि वो हर कोई मर्डर ही करता होगा। एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ किलर नहीं होते हैं, बट वो इस टाइप के लोग होते हैं, जैसे बहुत कम लेवल पे भी हो सकते हैं। जैसे सपोज आपसे किसी ने मनी बोरो किया है और या फिर आपकी कोई चीज़ ले ली है, आपको छोटे लेवल का एग्जांपल दे रही हूँ जो आपको बहुत नज़र भी आता होगा, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आपकी चीज़ उसने डैमेज कर दी, ख़राब कर दी और आपको वापस नहीं करी है, या उसके दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं कि उसने आपको कुछ वापस भी करना है। तो ये तो बहुत ही छोटे लेवल का मैंने बताया आपको कि इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स, यही लेवल धीरे धीरे सोशियोपैथ में और बढ़ते जाते हैं लेवल्स। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने किसी की चीज़ लेके रखी है या ख़राब कर दिया है या उनको वापस करनी है, इस टाइप से। तो ये सोशियोपैथ या एंटी सोशल जो भी है, ये इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव वर्ड का मीनिंग यू नो दैट इम्पल्सिव मीन्स टेकिंग डिसीजन विदाउट थिंकिंग। दे डोंट नो अबाउट देयर कमिटमेंट्स। कमिटमेंट नाम की क्या चीज़ कोई उनमें होती नहीं। कमिटमेंट क्या होता है कि हम किसी को कोई प्रॉमिस कर दें चीज़ तो उसको पूरा करना है। सो दे डोंट केयर अबाउट कमिटमेंट, सोशली हो चाहे जॉब में भी हो। इवन जॉब्स में भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने कोई चीज़ अपने सीनियर से कमिट की है। ऐसे लोगों के लिए तो जॉब करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उनको आप सेल्फिश बोल सकते हो, सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हो, मैनिपुलेटिव बोल सकते हो। उनके अंदर सिंपथी, एम्पथी, एम्पथी तो बहुत दूर की बात है, सिंपथी भी नहीं होती है। So there is a definite gender difference in antisocial personality disorder with nearly 3 times to 6 times as many males diagnosed with disorders as females. तो इस तरह के डिसऑर्डर किस में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो मेल्स हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये जेंडर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो यहाँ बीच में टेबल आया है, ये टेबल आपको दिखा रहे हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को उन्होंने ऐसे 10 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे एसेंट्रिक मतलब थोड़ा सा अजीब सा या ऑड सा बिहेवियर होता है, जिसका पैरानॉइड, स्किजॉइड और ये स्किजोटाइपल जो आता है बिहेवियर। फिर ड्रामेटिक में एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोनिक वाला, नार्सिस्टिक। फिर एंग्शियस में अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। तो जैसे पैरानॉइड का क्या मतलब है, जो हमेशा डरे रहता है, दूसरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, जेलस होता रहता है दूसरों से और दूसरों पे शक करते रहना कि ये शायद मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, मेरे बारे में कुछ गलत कह रहे हैं। स्किज़ॉइड टाइप का मतलब जो लोनर्स होते हैं। लोनर्स मीन्स वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एंड उनके रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते हैं दूसरों के साथ, अकेले अकेले रहेंगे। फिर स्किज़ोटाइपल है कि जिनको दूसरों से एक तो ये ऑड बिहेवियर होता है, प्लस दूसरों के साथ रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाते हैं। और थोड़ा सा इनके बिलीव्स भी बहुत अलग से होते हैं। इनके बिलीव बहुत मैजिकल टाइप के, मैजिकल चीज़ों में बहुत बिलीव होता है इनको, जो रियल नहीं होती हैं। ये वो टाइप है जिसको बाद में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। एंटी सोशल तो हमने अभी पढ़ा ही, जिनमें मॉरल्स नहीं होते हैं, सोशियोपैथ भी जिसे हम बोलते हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब है मूडी है, अनस्टेबल है, कोई क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है उसकी, कभी भी किसी साइड भी चले जाते हैं, जो कभी मतलब एक फिक्स साइड पे नहीं रहेंगे, कभी इस तरफ हो जाएंगे कभी उस तरफ। क्लिंगिंग टू अदर्स, दूसरों के साथ चिपके रहने की आदत होती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी को। हिस्ट्रियोनिक होता है जो ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस ओवर रिएक्शन में दिखाते हैं और उनको सेंटर ऑफ अटेंशन होना बहुत पसंद है कि सब लोग उन्हीं के ऊपर ध्यान दें। नार्सिस्टिक हो गया कि जो सबसे ज़्यादा अपने आप को ही पसंद करते हैं, सेल्फ इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा। अवॉइडेंट मीन्स जिनको जो अवॉइड करते हैं सोशल कांटेक्ट, दूसरों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है लोगों के बीच में जाने से। डिपेंडेंट होते हैं जो दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, नीडी टाइप के।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव हमने जो एक बार पढ़ा हुआ है, ओसीडी, उस टाइप का बिहेवियर होता है कि नीटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, या किसी भी चीज़ के लिए एक्सट्रीम डिग्री पे चले जाते हैं, बार बार उसको करना। तो ये था एंटी सोशल का डिटेल, और प्लस ये मैंने आपको शॉर्ट में ये सारी पर्सनालिटीज़ बताई। फिर आता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है ये वर्ड। ये होता क्या है? These people have relationship with other people that are intense and relatively unstable। एक तो intense relationship होगा, intense मतलब बहुत ज़्यादा strong एक relation बना के रखेंगे, लेकिन अनस्टेबल हो जाएंगे, सडनली मूड चेंज हो जाएगा, दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, रिलेशनशिप बना लेंगे लेकिन ट्रस्ट नहीं करेंगे, और मूड चेंज होता जाएगा, कभी भी कुछ भी मूड हो जाता है उनका, कभी उन्हीं को बहुत अच्छा बोलेंगे, कभी उन्हीं को बहुत ख़राब बोलेंगे। एक डिप्रेशन सा होता है कभी उनके अंदर, और कभी जैसे हमने बाईपोलर पढ़ा था, कुछ कुछ उस टाइप का है, लेकिन उतना एक्सट्रीम नहीं हम कह सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी एक्सट्रीम होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक होता है। इसमें क्या है कि सडनली आपसे बात करते करते कभी तो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, कभी आप ही को कुछ खराब बोलने लग जाएंगे। देन अनयूजुअल डिप्रेशन इसमें भी होता है, और कभी कभी अनयूजुअल हैप्पीनेस भी होती है, बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे पैसे, ड्रग अब्यूज़ करेंगे, सुसाइडल बिहेवियर भी हो सकता है। सुसाइड अटेम्प्ट्स में भी अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन द बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी यूजेस। अब इसमें क्या है, सुसाइड अटेम्प्ट्स किस लिए करते हैं ये बॉर्डरलाइन वाले? दूसरों को दिखाने के लिए कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम सुसाइड कर लेंगे, इस टाइप से। इमोशंस आर ऑफन इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट इमोशंस मतलब कि कहाँ पे हंसना है, कहाँ रोना है, ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, अपनी मर्जी से किसी सिचुएशन में किसी तरह की इमोशंस दिखा देना, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब बेसिकली जैसे आप समझ लो, जैसे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी हमने पढ़ा था कि उनको अपनी तरफ अटेंशन गेन करना अच्छा लगता है, जैसे यहाँ पे जो हमने देखा था, इन लोगों को भी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी को भी अपनी तरफ अटेंशन गेन करना बहुत अच्छा लगता है। What makes the individual and borderline personality different is the confusion over identity issues, in which the person may be unable to focus on consistent life goals, career choices। अब हिस्ट्रियोनिक में क्या है कि उसको अपनी आइडेंटिटी तो क्लियर है, बट उसको अटेंशन चाहिए। बट इन केस ऑफ borderline personality, that person needs attention but the identity is also not clear। उसको अपने गोल्स भी क्लियर नहीं है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाले को, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता है, ना उसको करियर चॉइस का कोई आइडिया है, ना अपने फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट करता है, फ्रेंडशिप है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, हर चीज़ में, इवन सेक्सुअल बिहेवियर, हर जगह पे कंफ्यूजन है। तो बॉर्डर लाइन को आप एक कंफ्यूज पर्सनालिटी के साथ रिलेट कर सकते हो, जो दूसरों को भी मैनिपुलेट कर रहा है, खुद तो कंफ्यूज है ही है, बट दूसरों के साथ भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, और सुसाइडल अटेम्प्ट्स करके उसको भी परेशान कर रहा है कि अगर वो उसकी बात ना माने तो वो उसको सुसाइडल अटेम्प्ट्स करके अपनी बात मनवाएगा, अटेंशन गेन करेगा। इस टाइप का बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है, जिनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिसऑर्डर इन वुमेन इज नियरली 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर। तो वुमेन में ये चीज़ ज़्यादा है, 2 से 3 गुना ज़्यादा मिलेगी। एंड न्यूमरस केसेस सच एज जेनेटिक, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इस टाइप की रीजंस हैं इसके। जेनेटिक हो सकता है, चाइल्डहुड अब्यूज़ हो सकता है, मदर इन्फेंट का रिलेशनशिप अगर अच्छा ना हो तो भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के। कॉजेज ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या है? तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव की, तो पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि हाउ स्पेसिफिक बिहेवियर कैन बी लर्नड ओवर टाइम थ्रू प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेपिंग, मॉडलिंग। तो ये तो अगेन वही बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, यहाँ पे दोनों चीज़ें कंबाइंड है, सिर्फ कॉग्निटिव नहीं है, कॉग्निटिव और बिहेवियर थोड़िस्ट कह रहे हैं। जैसे हमारी, कैसे हमारा जो बिहेवियर है वो बचपन से अभी तक एक प्रोसेस होता है ना, कैसे हमारा बिहेवियर लर्नड होता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, वो डिपेंड करता है कि हमें किस किस चीज़ों में रीइंफोर्समेंट मिली है, हमारी शेपिंग कैसे हुई है, मॉडलिंग कैसे हुई है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को शेप कर रही हैं। और कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन ये कह रहे हैं कि वही अगेन सेम चीज़ें हैं, हमारे डिस्टॉर्टेड बिलीव्स होते हैं, डिस्टॉर्टेड थॉट्स होते हैं। जैसे पैरानोया में हमें हमेशा यही डर लगा रहता है, कोई शक होता रहता है दूसरों पे।
और फियर ऑफ बीइंग अनएबल टू कोप बाय वन सेल्फ। तो ये सारे हमारे डिस्टॉर्टेड बिलीव्स की बात करती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देर इज सम एविडेंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स का भी कुछ एविडेंस है कि अगर पेरेंट्स को है या उनके घर में किसी को है तो उस वजह से भी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल रिलेटिव ऑफ पीपल विद डिसऑर्डर सच एज एंटी सोशल अगर कोई है, स्किज़ोटाइपल है या बॉर्डर लाइन है, उस केस में जेनेटिक रीजन होने के भी एविडेंसेस मिले हैं। Adoption studies of children whose biological parents had antisocial personality disorders show an increased risk for disorder. तो जो अडॉप्टेड बच्चे हैं अगर उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को था तो उनके अंदर भी एक रिस्क होता है। बेशक वो दूसरे एनवायरनमेंट में पले हैं, बेशक वो अडॉप्ट कर किसी और ने उनको अडॉप्ट किया है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में पले हैं जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक रिस्क होता है क्योंकि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को था। A longitudinal study has linked the temperaments of child at age 3 to antisocial tendency in adulthood, finding that those children with lower fearfulness and inhibitions were more likely to show antisocial personal characteristics. तो बचपन में अगर 3 साल की एज में आपको कोई ऐसा दिखे बच्चा जिसमें एंटी सोशल टेंडेंसी है, वो डर नहीं रहा है किसी से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरीके से दूसरों की चीज़ें तोड़ देता है या लेके रख लेता है, वापस नहीं करता है, अगर इस टाइप का कोई दिखता है आपको तो उसके अंदर ये टेंडेंसी बड़े होके एंटी सोशल बिहेवियर पर्सनालिटी होने की टेंडेंसी शो हो सकती है अराउंड एज ऑफ 28। ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करके इन्होंने देखा है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स बचपन से किसी को स्टडी करते हुए देखते आ रहे हैं। अदर कॉजेज ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स लाइक इमोशनली अनरिस्पॉन्सिव जो लोग होते हैं, जैसे जो लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या थ्रेटनिंग सिचुएशन में इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको डर नहीं लगता है कि कोई ऐसी इमरजेंसी, मान लो जो आपको ऐसे सोच लगता है ना कि जो लोग क्राइम करते हैं तो उनको ये डर क्यों नहीं लगता है कि वो क्राइम करने के बाद वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कॉज है कि वो इमोशनली बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है या वो ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर पाते, जज नहीं कर पाते कि उनके एक्शंस का रिजल्ट क्या होगा। ये उनके में भी जेनेटिक है, जो उनके मतलब उनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ है कि वो आगे ये नहीं सोच पाते हैं कि उनके एक्शंस का क्या रिजल्ट उनके साथ आगे जाके कितना ख़राब हो सकता है। और मे बी इसका रीज़न एक हॉर्मोन्स का भी दिया है कि उनके अंदर वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स बहुत कम होते हैं लो लेवल से। हम लोगों के अंदर स्ट्रेस होने के हॉर्मोन्स होते हैं तो हम कोई भी चीज़ सोच के डर जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो कल को कुछ और ऐसे गलत हो सकता है। उन लोगों के अंदर ये हॉर्मोन्स कम होते हैं तो उनको रियलाइज़ नहीं होता है। प्लस डिस्टर्बेंसेस इन फैमिली रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन। अब ये चीज़ तो हमने भी देखी है बहुत कॉमनली कि किसी की फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंसेस होती है तो उसकी पर्सनालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न है। बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है या स्ट्रिक्ट एकदम पेरेंट्स ऐसे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, या ओवर प्रोटेक्टिव वाले भी, उल्टा भी होता है। एक होता है कि एकदम ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है जो बिल्कुल ही नहीं सुनते, दूसरा ओवर प्रोटेक्टिव मतलब बच्चे को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है कि उसको कभी अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेने दिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कभी आने दी। एंड पेरेंटल रिजेक्शन हैव बीन ऑल पुट, ऐसे सारे ये पॉसिबल कॉजेज हैं, चाइल्ड अब्यूज, निगलेक्ट, ओवरली स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, पेरेंटल रिजेक्शन, किसी पेरेंट ने अगर कुछ बोल के रिजेक्ट घर से निकाल दिया हो, रिजेक्ट कर दिया हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक डिसऑर्डर्ड पर्सनालिटी हो सकती है। तो ये अभी तक जो हमने कवर कर लिए हैं वो है स्किज़ोफ्रेनिया, और उसमें हमने प्राइमरी सिम्टम्स देखे थे। डिल्यूजन्स होती हैं, डिस्टर्ब थॉट्स होते हैं, हेलुसिनेशंस, मूड में चेंजेस हो जाते हैं और ऑड बिहेवियर होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड। कैटेगरीज में कौन कौन से थे? डिसऑर्गेनाइज्ड, जिसमें डिसऑर्गेनाइज वाले सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। कैटाटोनिक, जिसमें वो पर्टिकुलर एक पोस्चर में, ऑड से पोस्चर में बहुत देर तक रहते हैं। फिर पैरानॉइड, जहाँ पे उनको हमेशा डर लगता रहता है, आवाज़ सुनाई देती रहती है और लगता है कि कोई उनको मारना चाहता है। कॉजेज हमने पढ़े थे कि इसमें एक पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं जिसका मतलब होता है कि जो चीज़ें सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं, जो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं इसकी वजह से, तो जिनके
न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो पॉजिटिव सिम्टम्स अपीयर होते हैं, अगर कम हो जाती है तो नेगेटिव सिम्टम्स अपीयर होते हैं। फिर जेनेटिक और ब्रेन के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स भी रीज़न हो सकते हैं, बायोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं अगर पेरेंट्स को है। और ये स्टडी जो ट्विन और अडॉप्शन स्टडीज़ में ये चीज़ देखी थी। प्लस स्ट्रेस वर्नेबिलिटी मॉडल क्या बोलता है कि जिनके अंदर ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो तभी डेवलप होते हैं जब वो एक्चुअली में ऐसे एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस हो। फिर हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने देखा कि सोशियोपैथ एक पर्सनालिटी होती है जिनके अंदर एक कॉन्शियंस नहीं होती है, गिल्ट फीलिंग नहीं होती है कुछ गलत करने पे। फिर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी देखी है, जिसमें हमने देखा है कि बहुत अनस्टेबल टाइप के होते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करना और किसी पे ट्रस्ट ना करना, लेकिन बहुत आपको ये दिखाना है कि आपका रिलेशन, आपके साथ उनका बहुत इंटेंस रिलेशन है। कॉजेज हो सकते हैं जैसे साइकोडायनेमिक थ्योरी ने बोला है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है, ऑडिपस मतलब कि एक हमने जो स्टेट पढ़ी थी साइको सेक्सुअल स्टेजेस में कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है बचपन में, तो अगर वो रिजॉल्व ना हो तो हो सकता है। कॉग्निटिव थेरेपी ये कह रही है कि मैल अडेप्टिव बिलीव्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये हमने अभी तक जो है कवर कर लिया है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्विज है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चार्ल्स बिलीव दैट अ फेमस सॉन्ग बाय popular musical group carried a special secret message meant only for him. This would be an example of a delusion of dash. तो स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं ये। चार्ल्स को ये लगता है कि एक फेमस सॉन्ग है, कोई पॉपुलर म्यूजिकल ग्रुप है जो कोई एक सीक्रेट मैसेज अपने म्यूजिक के थ्रू एक सीक्रेट मैसेज उसके लिए भेजता है, चार्ल्स के लिए। तो ये जो उसको डिल्यूजन और ये कौन से टाइप की डिल्यूजन है, तो इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। फिर नेक्स्ट है, इन एन ओल्ड मूवी सॉरी ऑड नहीं है, ओल्ड मूवी, अ मैड मैन मेड वियर्ड फेसेस एंड साउंड्स, जम्प्ड आउट वाइडली इन हिज सेल एंड लाफ्ड एंड गिगल्ड कॉन्स्टेंटली। दिस बिजार बिहेवियर इज अ टिपिकल ऑफ। तो ये बिहेवियर किस चीज़ का है? अगर कोई मैडमैन किसी मूवी में दिखाया है कि कोई मैडमैन है, वो अजीब से फेसेस और साउंड्स बना रहा है, निकाल रहा है, और अपनी अपनी जो सेल जिस कमरे में उसको रखा हुआ बहुत वहाँ पे जंप कर रहा है, उल्टे सीधे हंस रहा है, अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो ये इस टाइप का अजीब सा जो बिहेवियर है इसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड में ही कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि कैटाटोनिक में तो वो एक स्टैचू की तरह एक पोस्चर में बैठे रहते हैं। पैरानॉय में तो उनको लगता है कि कोई उनको शक होता है दूसरों पे कि कोई उनको मारना चाहता है, इस टाइप से। डिप्रेस्ड में तो हमें पता है कि डिप्रेशन होता है, तो यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड ही आएगा। इन विच टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया इज एन इंडिविजुअल मोस्ट लाइकली टू हैव डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। तो डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर मतलब कि एक ग्रैंडियर का मतलब ग्रैंड से आप याद कर लो कि उनको ऐसा लगता है कि वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं, कहीं डिवाइन या किसी ऐसी जगह से उनको भेजा गया है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, अपने आप को बहुत ग्रैंड समझते हैं। तो ये ऐसा किस में हो सकता है इस तरह का डिल्यूजन? डिप्रेस्ड में नहीं है, पैरानॉय में हो सकता है। पैरानॉइड में पैरानॉइड में क्या होता है कि वो ऐसा बिलीव करते हैं कि एक बिलीव तो इसमें ये होता है कि कोई उनको मारना चाहता है, परसिक्यूशन वाला। दूसरा बिलीव ये हो सकता है कि वो बहुत कहीं स्पेशल मिशन के लिए आए हैं। तो ये पैरानॉइड में ही होता है कि अलग अलग टाइप के बिलीव्स होते हैं जिनको हम डिस्टॉर्टेड बिलीव्स भी बोल सकते हैं, और हेलुसिनेशंस भी होती हैं फिर उनको। चौथा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज ट्रू। तो एंटी सोशल के केस में मोस्ट पीपल विद डिसऑर्डर्स आर विशियस किलर्स, ये सही नहीं है क्योंकि हमने जैसे देखा कि ज़रूरी नहीं है कि वो किलर्स हों। मोस्ट पीपल विद दिस डिसऑर्डर्स आर मेन, ये सही है क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी था फैक्ट कि ज़्यादातर एंटी सोशल मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है।
पीपल विद डिसऑर्डर सफ़र टेरिबल गिल्ट, ये भी गलत है क्योंकि उन्हें कोई गिल्ट फील नहीं होता और उन्हें कोई इमोशंस फील नहीं होती, तो इसका आंसर बी है। अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, कुछ एक दो उसमें टॉपिक छोटे छोटे रह गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम करके इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।